मैं आदिति त्यागी। तो अब से करीब आधे घंटे का और वक्त और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अहम भाषण। किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं? जाहिर तौर पर विशाल विस्तारवाद पर बात होगी, कोरोना संक्रमण पर बात होगी, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कौन से अहम मुद्दों को उठा सकते हैं, मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ। यहाँ बहुत खास चर्चा, सबसे बड़ी कवरेज संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो तीन बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और जिसके बारे में विस्तार से हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो तीन बड़ी खबरों के बारे में एक बार फिर आपको बताते हैं। दीपिका पादुकोण से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की और बहुत बड़ा कबूलनामा। दीपिका पादुकोण का ड्रग्स चैट की बात को कबूल करना, व्हाट्सएप में ग्रुप चैट की बात को कबूल करना, करिश्मा के सामने ये सारी बातचीत हुई, इसे कबूल किया। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री के ग्लोबल संदेश की, जो अब से आधे घंटे से भी कम समय में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, उसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर, बीजेपी की नई टीम की घोषणा हुई, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को भागीदारी मिली है और राज्यों को बराबर की भागीदारी दी गई है। ऐसे में जेपी नड्डा की नई टीम कैसे काम कर रही है, यह भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि अब से करीब आधे घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात को आपको समझना है। ये बड़ी कवरेज जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस, जी हां, कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ भारत एलओसी पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवाद से और एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के आक्रामक विस्तारवाद का सामना कर रहा है। यानी एक तरफ संक्रमण और दूसरी तरफ अतिक्रमण। प्रधानमंत्री का प्रहार इन दोनों पर होगा, ऐसी बात सामने आ रही है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल कश्मीर से लेकर हिंदुत्व हर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन ये चाल हमेशा की तरह उल्टी पड़ गई। भारत ने न सिर्फ उनके भाषण का बहिष्कार कर दिया, बल्कि दुनिया को यह संदेश दे दिया कि ये सबसे निचला राजनयिक स्तर भी है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमरान खान के हर झूठ को बेनकाब कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि आपको बार बार हम ये कह रहे हैं कि चीन के विस्तारवाद पर प्रहार कर सकते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर, इमरान और जिनपिंग पर आज मोदी मिसाल देखने को मिलेगी। कश्मीर पर मोदी लगाएंगे इमरान खान की क्लास और पाकिस्तान के पीओके खाली करने का वक्त आ गया है। कि आपको यहाँ पर याद दिला दूं, टेस्टिमनी यूएन के मंच पर पीओके में ही मानवाधिकार कार्यकर्ता की किस तरह से वो रो दिया, किस तरह से उन्होंने कहा, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से साफ किया गया, प्रॉक्सी वॉर इंडिया से लड़ रहा है, टेररिस्ट, वहां पर टेररिस्ट कैंप्स हैं पीओके में और वहां पर सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। तो यानी वो मुद्दे जिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, वो आपको समझना है। और देखिए, दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखिए कि इंडिया ने इमरान खान के संबोधन पर किस तरह से वॉकआउट, जी हां, किस तरह से वॉकआउट किया। और यहां पर विशाल अपने दर्शकों को ये याद दिला देती हूँ कि पिछली बार भी, पिछले साल भी, साल 2019 में भी यूएनजीए के मंच का गलत इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने, इमरान खान ने। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। देखिए, भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया है, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करें। Mr. President, let me assert here loud and clear. The Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. The rules and legislations brought in the Union Territory of Jammu and Kashmir are strictly internal affairs of India. The only dispute left in Kashmir relates to that part of Kashmir that is still under illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to vacate all those areas that it is in illegal occupation of. What should rather be on the agenda of the United Nations is Pakistan's deep state and its unrelenting political and financial support to terrorist organizations and mercenaries which are a threat to global peace and security. The only way for Pakistan to become a normal country is to abjure its moral, financial and material support to terrorism, turn its attention to the problems faced by its own population, including its minorities, and stop misusing UN platforms to further its nefarious agenda. Yeah, stop using UN platforms for its nefarious agenda.
बहुत क्लियर हिंदुस्तान की तरफ से। और देखिए, हमने बार बार देखा है कि यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल किया गया है। कई खास मेहमान इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ, गुरजीत सिंह जी फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रविंद्र सचदेव को आप देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही शेख मंजूर अहमद हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल यही, इमरान खान कश्मीर राग अलाप रहे हैं, लेकिन मैं कश्मीर की बात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किस कश्मीर की? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां पर लगातार हमने खुद फर्स्ट पर्सन अकाउंट सुना एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का यूएन के ही मंच पर कि किस तरह से वहां पर डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, छीन लिए गए हैं जो लोग, जो कश्मीरी वहां पर रहते हैं। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का विषय है, तो जो लोग उसको इंटरनेशनल करना चाहते थे, अब तो वो सेंट्रल मुद्दा हो चुका है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है यूनियन टेरिटरी। अब कश्मीर का जो भी विषय बचा है वो पाक अधिकृत कश्मीर का ही विषय बचा है। और जहां तक पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, कितना प्रयास करके, अथक प्रयास करके, चीन का सहयोग लेकर भी वो पिछले वर्ष कहीं यूएन जनरल असेंबली में एक रत्ती का भी कहीं विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव नहीं ला पाए। तो जहां तक कूटनीतिक विषय पे, जम्मू कश्मीर के विषय पे है, बाय एंड लार्ज मैं मानता हूं कि विश्व समुदाय और लगभग सभी देश, एक चीन और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को छोड़ दें, और एक आधा मलेशिया वगैरह कंट्रीज और टर्की ने जिन्होंने बोला, लगभग सभी देश पहले एक जमाना होता था जब कश्मीर का मुद्दा उठता था तो केवल सोवियत संघ हमारे साथ होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। आज मोदी जी के आने के बाद एक महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि आज चीन और इक्का दुक्का देशों को छोड़कर ये लोग होते हैं पाकिस्तान के साथ, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। तो यहाँ पर तो भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन है उसमें किसी प्रकार का कोई सहानुभूति पाकिस्तान के प्रति किसी को नहीं हो सकती। जहां तक मेरा अनुमान है कि मोदी जी जिस दूरदृष्टि और विवेकपूर्ण क्षमता के अनुसार विषय को रखते हैं, आज का उनका उद्बोधन यह संदेश देगा कि भारत एक परिपक्व वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित है। देखिए, चीन अपने को वैश्विक महाशक्ति कहने का दम जरूर भरता था, परंतु उसका जो आचरण रहा है पिछले कुछ महीनों और पिछले कुछ वर्षों में, वो पूरी तरीके से अमर्यादित रहा है, और उसने चाइना की क्रेडिबिलिटी को खत्म किया। हर पड़ोसी देश से लड़ रहा है। कोरोना वायरस को लेकर जो उसके बारे में तरह तरह की आपत्तियां उठी, तो मैं कह सकता हूं उसके मुकाबले भारत एक मैच्योर और गंभीर, यानी परिपक्व और गंभीर राष्ट्र उभर रहा है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका संकेत हमें दिखाई पड़ेगा मोदी जी का उद्बोधन। रविंद्र सचदेव साहब, ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का 25 मिनट के भाषण में से 10 मिनट भारत, बीजेपी, मोदी और आरएसएस पर होता है। पाकिस्तान को अगर कश्मीर पर बात करनी है तो भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया, बात सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी, और वो भी अब तो खाली करना पड़ेगा। देखिए, यही तो पाकिस्तान का मिसफॉर्च्यून है कि उनकी लीडरशिप जो है, वो जो असली मुद्दा होना चाहिए अपने देश के लिए, उसको छोड़ करके अपनी देश की गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, कोरोना से लड़ने को छोड़ करके एक बस जुनून है, उसी में अपना जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं पाकिस्तान। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, आज का जो तारीख का दिन है, और जो सुधांशु जी भी कहते हो, आदित्य जी को भी याद होगा, हर साल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैदरिंग होती है, राइट। मेरे विचार से मोदी जी डायरेक्टली चाइना पाकिस्तान का नाम लें या ना लें मुझे पता नहीं, बट मैसेज तो क्लियर जाएगा। हमें यह देखना है कि चाइना सिंबलाइज क्या करता है और पाकिस्तान क्या सिंबलाइज करता है। जो कल हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, पाकिस्तान ने आज तक दुनिया को क्या दिया है? 2 चीजें दी हैं, आतंकवाद और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, राइट। इसके अलावा पाकिस्तान ने शायद दुनिया को कुछ फायदे की चीज नहीं दी है। चाइना ने क्या दिया दुनिया को, और अभी जो दे रहा है, कोरोना को छोड़िए, गलती से आ गया वो जो व्हाटएवर एटसेट्रा, बट चाइना की ये जो विकासवाद और ये एक्सपेंशनिज्म, दादागिरी, चाइना इस समय दुनिया को ये दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया को एक पूरा नया फ्रेमवर्क बनाना था। ये बात बार बार होती है यूएन रिफॉर्म की। मेरे विचार से इस समय से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता जब यूएन का रिफॉर्म हो, भारत उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, चाइना भी हो, क्योंकि चाइना भी एक बड़ी देश है, बट चाइना की वहां वीटो हमेशा दादागिरी ना चले, ताकि यूनाइटेड नेशंस मिल करके दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें। इसीलिए तो यूनाइटेड नेशंस बना था। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस को वक्त आगे एक मैनेजमेंट में टर्म होती है लीवरेज्ड बाय आउट।
जिन देशों को जिनको रिफॉर्म करना है वो मिलके बोले रिफॉर्म होगा, ऐसा होगा, सबके लिए इक्विटी होगी। तो मोदी जी इन चीजों पे जाना चाहिए और जाएंगे मेरे विचार से। और भारत की जो हमारी जो स्पिरिट है, फिलॉसफी, हम दुनिया को क्या देते हैं? जयशंकर कहते हैं कि इंडिया, यू नो व्हाट इज इंडिया, क्या कहता है? वासुदेव कुटुंबकम, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, वासुदेव कुटुंबकम। इन प्रिंसिपल्स पर दुनिया को एग्री होकर के आगे चलना है। कोरोना से लड़े या आतंकवाद से लड़े, यूएन सिस्टम को एम्पावर करें, क्योंकि देखिए हमें एक वर्ल्ड में एक बैलेंसिंग, सबको एक टेबल पे बैठ के ही आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों पे जब मोदी जी बात करेंगे तो ऑब्वियसली सारे मिसाइल जो आप कह रहे हैं, मोदी मिसाइल, वो अलग अलग मिसाइल पाकिस्तान को, चाइना को बार बार हिट करेंगे। एट द सेम टाइम हम तो अपनी विजन ऊंची रखेंगे ना। हमें तो दुनिया को रास्ता दिखाना है और अपने आप भी इंप्रूव करना है, दुनिया भी इंप्रूव करे। देखिए अपने दर्शकों को बहुत ही क्रिटिकल है मेरे विचार से। जी, बहुत क्रिटिकल मौका है। हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, करीब 19 मिनट का वक्त बाकी है और प्रधानमंत्री को आप लगातार जी न्यूज पर देख और सुन पाएंगे। देखिए क्या कुछ प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बाकायदा पॉइंटर्स के जरिए। देखिए जो भारत विरोधी दुष्प्रचार है उसका जवाब प्रधानमंत्री दे सकते हैं विदाउट नेमिंग पाकिस्तान, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। साथ ही वो कहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के जो समर्थक देश हैं उन पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलेंगे। आतंकवाद पर दुनिया को एकजुट होना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री उठा सकते हैं। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ दुनिया को किस तरह से एक साथ मिलकर लड़ना है और जो वैक्सीन, दवाई जिसमें भारत का योगदान भी माना जा रहा है, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के कंट्रीब्यूशन को, हिंदुस्तान के योगदान को हाईलाइट कर सकते हैं। हमारे साथ गुरजीत सिंह जी भी हैं। गुरजीत सिंह जी, ये संबोधन चाइना के संदर्भ में उसके अतिक्रमण के लिहाज से भी एलएसी पर और उसके कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी बहुत क्रिटिकल है। आप प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप 4 पॉइंट्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को समझा पाए? जो आपने पॉइंट बताए हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, वो तो जरूर प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अगली जनवरी से भारत सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए मेंबर बन जाएगा। तो हम आज की स्पीच के जरिए से दिखाएंगे कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जो दुनिया में सुधार लाना चाहता है, केवल यूएन में नहीं। तो इसलिए जो आपने 4 पॉइंट बताए कि आतंकवाद, कोविड और वैसी चीजों से हम लड़ेंगे, इसके अलावा रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, इसका जिक्र जरूर होगा। इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज के साथ जूझ रहा है भारत, अब लीडरशिप में आकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, मैं समझता हूं क्लाइमेट चेंज का जिक्र जरूर होगा। लेकिन इस समय हमें क्या चाहिए? हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए। और जो चीन है वो इस समय अपने विस्तारवाद से किसी का सहारा नहीं है, सबको बेसहारा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चीन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके विस्तारवाद के ऊपर जरूर बात होगी, क्योंकि वो एक पीस एंड सिक्योरिटी की डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है। जा रहा पाकिस्तान, टेररिज्म को कैसे जूझना चाहिए वही बात होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम भी लेंगे। अगर नाम लेना होता वो हमारे प्रथम सचिव के लेवल पे उसका जवाब दे दिया गया है। तो आज आप देखेंगे सीनियर स्टेट्समैन मोदी in a world forum showing India as a responsible power. ठीक है एसपी सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जिस तरीके से आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम भारत ने किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वक्त आ गया इस मंच का इस्तेमाल करके आक्रामक विस्तारवाद के खिलाफ को भी दुनिया को एकजुट करे भारत। एकदम देखिए, हिंदुस्तान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज़ को, मुद्दा को उठाया था 1996 में CCIT के माध्यम से, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। दुख की बात है कि 96 से आज 24 साल हो गए। जिस तेज गति से इस पर अग्रसर होना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस को, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ देश समझते थे कि समस्या तो आतंकवाद की हिंदुस्तान का हिस्सा, हमको क्या लेना देना। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोलते थे। विश्व इस बात से ग्रसित है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बोलते थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, इमरान खान, प्रधानमंत्री इमरान खान के ऐसे ऐसे लोग जब खाली झूठ, फरेब और ये फरेब में विश्वास रखते हैं,
मैं कश्मीर मेन मुद्दा है पाकिस्तान का। मैं 2-3 बिंदुओं पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं सुरक्षा दृष्टिकोण से। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को, जिसके तहत एक कानूनी प्रतिक्रिया के कारण पूरा जम्मू कश्मीर हमारा हो गया था। यदि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने पीओके और अक्साई चीन लेके और अक्साई चीन के पास चला गया है तो ये दोनों क्षेत्र हमारे हैं। आप यदि किसी के घर में घुस जाते हैं और प्रॉपर्टी उस आदमी का है तो मालिकाना बदलता नहीं है, मालिकाना कायम रहता है कागज पे। तो जम्मू एंड कश्मीर का तो मालकियत हमारी है। आप पाकिस्तान चीन यदि जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से हथियार लिया है तो मालिकाना नहीं बदला है। तीसरी बात कि बार बार जो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाता है तो मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि जब नेहरू जी ने हिमालय बहुत बड़ी गलती की और मैटर रेफर किया था यूनाइटेड नेशंस को, तो यूनाइटेड नेशंस ने हुक्म दिया था 3 हिस्सों में, जिसका एक हिस्सा था वो ऑर्डर ये था कि जब पीओके पाकिस्तान खाली करेगा तब प्लेबिसाइट की बात होगी। आज तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं खाली किया? और जिस समय ये समस्या हुई थी उस समय 1947 के बाद अभी तक वो डेड फाइल हो गया है। यूनाइटेड नेशंस में वो फाइल नहीं है लाइव। ठीक, मैं रिपीट करता हूं, ये इशू डेड है। तो ये बार बार ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या ड्रामाबाजी करते हैं? क्या उनको समझ में नहीं है कि ये डेड इशू है? तीसरी बात, पीओके क्यों नहीं खाली किया आज तक? चौथी बात, इमरान खान बात करते हैं कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन हमने बदल दिया है जम्मू एंड कश्मीर का। मैं पूछना चाहता हूं कि 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज लेस देन 1% है। कहां गए हो हिंदू? ये बताए, इमरान खान बताए कहां गए हो हिंदू? जम्मू एंड कश्मीर में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, आप जो पॉइंट्स उठा रहे हैं वो बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, और रेलेवेंट इस लिहाज से भी है कि इमरान खान हिंदुत्व की बात करते हैं, इमरान खान आरएसएस की बात करते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि उनके अपने देश में माइनॉरिटीज की इस समय हालत कितनी बुरी है। आए दिन हम जी न्यूज पर लगातार आपको बीते 6 साल से ये दिखा रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह ज्यादती की जा रही है, किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। शेख मंजूर अहमद जी, हमने तो फर्स्ट पर्सन अकाउंट सुना, पीओके में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनका, वो रो दिए, यूएन के मंच पर रो दिए, बोल दिए कोई अधिकार नहीं है वहां पर, बोल दिया कि दोनों जम्मू कश्मीर में दोनों तरफ लोगों को, एक तरफ पीओके में और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर है वहां से बाकायदा युवाओं को बरगलाया जा रहा है। पीओके में टेररिस्ट कैंप्स चलते हैं। यही बातें तो हिंदुस्तान कहता रहा है। हेलो शेख मंजूर अहमद जी, जवाब आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर आप आवाज सुन पाए हो मेरी तो जवाब देंगे। हाँ, अब तो आवाज आ गई है। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच है ये कई मुद्दों के लिए होगा, बहुत अहम इश्यूज पर वो बात करेंगे, लेकिन चूंकि इंडिया एक ग्लोबल पावर बन गया है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी इसकी एक बहुत से है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच होगा वो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स जो है उसको मद्देनजर रखकर ही वो करेंगे। चाहे वो एलएसी का मसला है या एलओसी का मसला है, वो मुझे नहीं लगता है इसको नेम लेकर किसी की बात करेंगे। हाँ, ये सच है वो टेररिज्म पर बात करेंगे, लेकिन वो जनरल कंटेक्स्ट में कहेंगे। और उससे पहले जो मेरे कुलीग ने कहा है, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के अलावा कई दूसरे ममालिक ने टेररिज्म पर एक कन्वेंशन बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात ही नहीं है, अभी उसका कोई यूनानिमिटी नहीं पैदा हुई है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के लिए, चूंकि मुझे लगता है कि एलएसी के मामले में इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक वे से एक विक्ट्री हासिल इस तरीके से की कि इंडिया ने इस मसले को जैसे सुलझने की कोशिश की, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सराहा है। चाहे अमेरिका हो या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने एक मोदबर तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश की है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो मेन इश्यूज है जैसे यूएन रिफॉर्म्स है, हालांकि एक कमेटी ने ये हमेशा कहा था कि इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि विदाउट विटो देना चाहते हैं मेंबर।
चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, इसलिए इस कंट्री को परमानेंट मेंबर विद वीटो बनना चाहिए। इसके लिए एक कोशिश बरकरार है। बिल्कुल, ये कोशिश जो बरकरार है ये इस मंच पर बरकरार रहेगी। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन आपको फिर से एक बार बता दें, 10 मिनट का वक्त बचा है, केवल 10 मिनट का वक्त बचा है जब संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी, और आपको बता दें जी न्यूज जो खबर आपको दिखाता है पूरी विश्वसनीयता के साथ, और संयुक्त राष्ट्र के मंच की हर तस्वीर हमने आपको बताई। भारत ने कैसे जवाब दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण का, यह भी आपको बताया। एक्सपर्ट्स की राय लगातार आप सुन रहे हैं हमारी चर्चा के माध्यम से, तकनीकी विश्वसनीयता के साथ आपको खबर बता रहे हैं, और साथ ही जो खबर जी न्यूज दिखाता है उसकी पुष्टि करता है। सुधांशु त्रिवेदी, जब पूरी दुनिया का दुश्मन सिर्फ एक होना चाहिए, कोरोना वायरस, उससे लड़ना, उससे जूझना, उसे खत्म करना, ऐसे वक्त में कोरोना को जन्म देने वाला चीन, उसकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। उसकी प्राथमिकता भारत के साथ टेंशन बढ़ाना है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों के दौरान जो स्थिति बनी है, उसे लेकर प्रधानमंत्री का रुख इतने बड़े मंच पर क्या होता है, इसे देखना, इसे सुनने में दिलचस्पी सबसे ज्यादा है। देखिए, मेरा जहां तक अनुमान है, प्रधानमंत्री जी वैश्विक समुदाय को संबोधित करेंगे तो इशारा तो निश्चित रूप से चीन की जो विस्तारवादी अहंकारी नीतियां हैं, जो इस समय बहुत बड़ी चुनौती है, और जिस ढंग की उन्होंने इमेच्योरिटी या यूं कहा जाए संदिग्ध अपनी भूमिका दिखाई है कोरोना वायरस के संदर्भ में, उन सारी चीजों पर इशारा हो सकता है। परंतु मुझे नहीं लगता कि नाम लेकर किसी के विषय में कहेंगे, वो संपूर्ण विश्व को संबोधित करना है। और जो मैंने कहा, जो कई पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी ये बात कही कि भारत अपने को एक गंभीर और परिपक्व राष्ट्र, एक मेच्योर और सीरियस ग्लोबल पावर के रूप में प्रेजेंट करेगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई उल्लेख भी करना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जो स्थिति है वो पाकिस्तान से इक्विवेलेंट नहीं है। याद करिए, पहले एक जमाना हुआ करता था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आते थे तो पाकिस्तान जरूर जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ था बिल क्लिंटन जब सन 2000 में आए, 5 दिन भारत रुके थे और 5 घंटे पाकिस्तान। उसके बाद बैरक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान रुके ही नहीं। तो अब वो जमाना चला गया जब हमारा उनका कोई कंपैरिजन होता था। अब मोदी जी जिस प्रकार के एक वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं, तो मुझे लगता है कि कंसर्न की सारी चीजों पे बोलेंगे। और एक और बात है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वां वर्ष, एक प्रकार का डायमंड जुबली वर्ष। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तब तो भारत स्वतंत्र भी नहीं था 1945 में। अगर देखें तो उस समय ये इस चाइना को तो विटो थी नहीं, तब तो ताइवान के पास विटो थी। और आज के समय में देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस की वो राजनीतिक हैसियत वैश्विक पटल पे नहीं है जो भारत की है। वो कहीं ना कहीं अगर उनको बदले हुए 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य को एड्रेस करना है या समझना है संयुक्त राष्ट्र संघ को, और प्रासंगिक बने रहना है, मैं शब्द कहूंगा, तो उन्हें यह बदलाव करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपने उठाया। प्रासंगिक बने रहना यूएन के लिए बहुत जरूरी है, रेलेवेंट बने रहना। देखिए, तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से करीब 8 मिनट बाद उनका वर्चुअल ये संबोधन बहुत क्रिटिकल टाइम पर आ रहा है। एक तरफ दुनिया की पूरे दुनिया लड़ रही है कोरोना संक्रमण से, दूसरी तरफ चीन का अतिक्रमण, उसका विस्तारवाद। देखिए, अब 7 मिनट से भी कम का वक्त, और आपको ये बता दें कि जी न्यूज पर प्रधानमंत्री को आप बिना किसी ब्रेक के देख और सुन पाएंगे। अब से करीब 6 मिनट बाद आप लगातार जी न्यूज के साथ रहिए। कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री का ये संबोधन, इसमें चीन के विस्तारवाद और कोरोना संक्रमण को लेकर भारत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें। बस थोड़ी ही देर में हम लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप अनइंटरप्टेड प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.